हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3rd क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल, बड़ी ही बेसिक सी बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है आज का। सर सारे ही सिंपल होते हैं, आज का भी सिंपल है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें हमने पढ़ा था करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का आपस में क्या रिलेशन है, और उनके न्यूमेरिकल्स, ठीक, फॉर्मूलाज है, डेरिवेशन है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो लिंक में जाए, जल्दी जल्दी फटाफट वो वीडियो को देखें। और भी केमिस्ट्री और फिजिक्स की कुछ वीडियोस आ चुकी हैं क्लास 12th की। अगर किसी को कुछ पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो जाएं प्लेलिस्ट में क्लास 12th फिजिक्स और क्लास 12th केमिस्ट्री में वीडियोस जल्दी जल्दी जाकर देखें और डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। तो इसके साथ ही हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें पहला आज पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस के बारे में। बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है, आई नो बहुत बच्चों को ये आता होगा, बट मैं नहीं चाहता कि मैं कोई लेक्चर मिस करूं, कि टॉपिक मिस करूं। हम सारे टॉपिक करेंगे, सबको आता होगा ये, ठीक। फिर भी कुछ बच्चे देखने आए हैं, कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं, जिनको पता भी है वो भी देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो करंट को रेजिस्ट करती है, रोकती है करंट को एक कंडक्टर में फ्लो करने से। वो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। 9th 10th से पढ़ते आए होंगे, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, उसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक, सब पता होगा पक्का। आपने एक ओम से लॉ पढ़ा होगा, V = IR, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। अभी तक ये पढ़ा होगा आपने। आज नया फॉर्मूला पढ़ेंगे कि नया फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या ऐसे काम आएगा, उसकी बात करेंगे सारी की सारी। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वीडियो नहीं देखी, जाकर वीडियो देखें ज़रूर, नहीं समझ में नहीं आने वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि एक कंडक्टर जो ऐसे ही पड़ा है, तो उसके अंदर करंट क्यों नहीं कैरी करता, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स धीरे बहुत ही कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, ई याद होगा, ई टाउ, एवरेज लिखा था मुझे पता है, ई टाउ बाय एम, यही फॉर्मूला निकाला था हमने, पक्का याद होगा। फिर हमने शायद ये भी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V/L। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दूंगा, E की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दूंगा इस इक्वेशन को, तो VD की वैल्यू आती है ये भी, EV टाउ बाय ML। तो VD का फॉर्मूला या तो ये लिखो या ये लिखो, कुछ भी लिखो, तुम्हारी मर्जी है। EV टाउ बाय ML, टाउ एवरेज लो, टाउ एवरेज, टाउ कुछ भी लिख लो। टाउ क्या था, टाउ क्या था, टाउ क्या था, टाउ क्या था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की एक कोलिजन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया तो कितना टाइम लिया, 1 सेकंड के बाद टकराया, तो वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या टाउ। 1 सेकंड तो ज़्यादा हो गया। E क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या था, ये वाला E क्या था, ये वाला E क्या था, ये था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, और M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पक्का समझ में आया। फिर हमने पढ़ा था, याद होगा, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो I होता है करंट, उसका फॉर्मूला निकाला था ये VDENA लो, सही है। ये क्या था, ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। अच्छा VD क्या है इसमें, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं। ये V क्या थी, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ना, ये V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला V। L क्या है, लेंथ, L क्या है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। EV हो गया टाउ। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, और क्या बचा, एल हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, वी डी वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा इसमें क्या देखो, ये एन, अच्छा एन क्या था, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। उस पिछली लास्ट वीडियो में भी समझाया था, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कंडक्टर में, ये बात करते हैं कि एक कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग होते हैं। जैसे यार कॉपर में अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 पता नहीं 26 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, पर यूनिट वॉल्यूम की। तो एन वो होगा, सही है। तो वी डी ए, अच्छा ए रह गया, ए क्या होता है, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो लेना है जिसके थ्रू करंट जा रहा है। अगर करंट यहां से ऐसे जा रहा है, देखो यहां से करंट दिया और इधर से निकला, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लोगे। अगर करंट इधर से भेजा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लोगे। समझ आ रही बात, एरिया वहां से जिसके थ्रू करंट जा रहा है। अगर करंट यहां से, मैंने इधर से करंट दिया, इधर से निकला, तो एरिया ये नहीं लोगे, याद रखना, पक्की बात है। तो हर बार क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं रखा जाएगा, परपेंडिकुलर एरिया रखा जाएगा करंट के परपेंडिकुलर। कोई ऐसा मान लो, क्रॉस सेक्शन मत लिखो, चलो ठीक है। एरिया, कौन सा एरिया, समझ गए होंगे, एग्जाम्पल करेंगे समझ में आएगा, पक्का, सही है। अब देखो वी डी ये रहा, आई ये रहा, क्या मैं यहाँ ये वी डी की वैल्यू उठाकर इस आई में रख दूँ, इस वी डी की वैल्यू इसमें रख दूँ? रख दो सर, कौन रोक रहा है, रखो। क्या रखोगे, ई वी टाउ बाय एम एल इंटू ई एन और ए। ठीक है, आई इज इक्वल टू दिस, पक्का। इसको रब कर देता हूँ, एक मिनट, ये लिखे हुए को रब कर देते, इसकी जरूरत नहीं है, नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कॉपी पेन निकाल ले, पीछे जाएं, पॉज करें और दोबारा नोट करें। ठीक है, इसको कर देते हैं रब। और अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, क्या मैं इस v को इधर लेके आ सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ आई अपॉन वी, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। इस v को इधर ले आया, उधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो जाएगा। क्या बचा पीछे, ई स्क्वायर ई इंटू ई स्क्वायर एन ए और टाउ, ई स्क्वायर एन ए और टाउ डिवाइडेड बाय एम एल। आई अपॉन वी क्या होता है, आई अपॉन वी, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर क्या हुआ, वी अपॉन आई, वी अपॉन, उल्टा कर देते हैं, चलो इसको उल्टा करूंगा, अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन नीटा एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हुई, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आया, ये नया, V अपॉन आर लगाते थे, अभी ये लगाएंगे क्या, M मास, L लेंथ कंडक्टर की, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का, टाउ क्या होगा, टाउ होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और A क्या होगा, एरिया, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया नहीं, जिसके थ्रू करंट जा रहा हो। इधर से गया तो ये एरिया, इधर से गया तो ये वाला एरिया। पक्का याद रखोगे, नोट करें इसको और चलें आगे। ठीक है जी, हो गया, आगे चले, पक्का। इसको लिखा रहने देते हैं, लो इसको रब कर देते हैं, सही है ना, चले ना आगे। ठीक है, अच्छा एक बात पढ़ी होगी तुमने, रेजिस्टिविटी, तुमने पढ़ी होगी रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी तो याद होगी ना यार। रेजिस्टिविटी होती थी रो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन it directly proportional to length of a conductor. Resistivity is inversely proportional to area of conductor. याद होगी ना, याद है ना, भूल गए यार, सब भूल गए, कोई बात नहीं। तो हम फॉर्मूला पढ़ते थे ये, रो एल अपॉन ए, अच्छा गलत लिख दिया, रेजिस्टिविटी नहीं, ये आर है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 1/एरिया, एरिया के वो होता है, रेजिस्टिविटी लिख दी थी, सॉरी, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एल, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 1/ए। कैसे उल्टा, तो इसके लिए हम कांस्टेंट लेकर आते थे। कौन सा कांस्टेंट, जो, अरे बड़ी बेसिक सी बात है 10th वाली, इसलिए तेज़ी से चल रहा हूँ, इतना इसका फ़ायदा भी नहीं है, बट पता होना चाहिए, फॉर्मूला है तो वो बताऊँगा। तो ये क्या आया, कांस्टेंट रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या निकालते थे, ये निकालते, रेजिस्टिविटी आर ए बाई एल, यहाँ से निकालते थे। अभी रेजिस्टिविटी का नया फॉर्मूला आएगा, देखो, अरे यार इसको और इसको कंपेयर करो,
इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को कंपेयर करो। देखो आर ये रहा, एल अपॉन ए ये रहा, रो क्या हुआ, इसको और इसको कंपेयर करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करोगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो रो की वैल्यू आएगी एम अपॉन नीटा ई स्क्वायर बाय टाउ, वेयर एम एन ई एंड टाउ आर कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी एक कंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चाहे और चीज़ें चेंज हो। तो देखो ये भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है, और ये भी तो कांस्टेंट था। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा समझ लो ये कांस्टेंट था और ये भी कांस्टेंट है, तो टाउ की रो की वैल्यू ये होती है। या इसको इक्वेट कर लो, एल अपॉन ए लगोगे, रो क्या बना इस फॉर्मूला से, ये बना, सही है। तो रो आया ये, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये याद रखेंगे, क्या बोला वो, कहाँ गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये याद रखेंगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये याद रखेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आएगा पक्का। रब कर दूं, एक न्यूमेरिकल लिखो, समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है, बेसिक सा कंसेप्ट है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, फिर भी कर लो, ठीक। जैसे कि मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक मेटल की रॉड है, एक मेटल रॉड है ना, ए मेटल रॉड जिसकी लेंथ है मान लो L, ऑफ लेंथ L, इसको स्ट्रेच कर दिया गया। रॉड की लेंथ है L, उसको स्ट्रेच किया मैंने, ऐसे खींच दिया। अगर L लेंथ है तो उसकी रेजिस्टेंस मान लो R है, अभी इसकी रेजिस्टेंस है R ना, लिखवा नहीं रहा, समझ लो। मैंने इसको स्ट्रेच किया, इस तार को कर दिया 4L लंबा। हाँ डायमीटर फ़र्क पड़ा, मैं मानता हूँ डायमीटर भी कम हुआ होगा, अभी सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कहते हैं फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, अभी इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, करिए जल्दी जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, करो, कर लोगे ना पक्का? नहीं हुआ? अरे यार क्या इतना आसान तो क्वेश्चन है। देखो मान लो एक कंडक्टर है ये, इसकी लेंथ है L, मान लो एरिया A, और क्या मान लो इसकी रेजिस्टिविटी रो, ठीक। मैंने क्या किया, इसको खींच दिया, इसको खींच दिया, नई वायर बना दी, लो नई वायर बनाई ये, इसकी लेंथ 4L, इसका एरिया भी बदलेगा कुछ, A' कर दो। इसकी रेजिस्टिविटी बदलेगी सर, बदलेगी, क्यों बदलेगी, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होती है, रेजिस्टिविटी तो इसकी अभी भी रो रहेगी या नहीं रहेगी सर, रहेगी, कांस्टेंट होती है ना पक्का, ठीक है। अच्छा इसका रेजिस्टेंस क्या गिवन है, इसका रेजिस्टेंस गिवन है R इज इक्वल टू रो L बाय A, इसका रेजिस्टेंस भी नया आएगा, R' इज इक्वल टू रो L बाय A, यानी कि रो ये हुआ, L कितना हुआ 4L बाय A, यानी कि A'। अच्छा ये नया A' कितना हुआ। अच्छा एक मुझे बात बताओ, मैंने जब उसको खींचा तार को तो उसका क्या कांस्टेंट रहा, उसका कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहा सर, एरिया भी नहीं कांस्टेंट रहा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रही। अगर आप समझो तो इन दोनों का वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट रहेगा, जितना इसका वॉल्यूम उतना इसका वॉल्यूम होगा। हाँ लेंथ और डायमीटर में फ़र्क पड़ा, वॉल्यूम में थोड़ी फ़र्क पड़ गया यार, पड़ा ना, बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा जो इसका वॉल्यूम कहता है एरिया इंटू लेंथ, और जो इसका वॉल्यूम, इसका एरिया इंटू इसकी लेंथ, क्या आया, L से L गया, नया एरिया कितना आया, A बाय 4, नया एरिया क्या होगा इसका, A बाय 4। क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो ये बोल सकता हूँ रो L बाय 4L बाय A बाय 4, ये नई रेजिस्टेंस है ना, ये नई रेजिस्टेंस है। 4 जाएगा ऊपर तो कितना बनेगा, रो 16L बाय A, यह R' कितना था, रो L बाय A। इसको डिवाइड करोगे दोनों को, इन दोनों को डिवाइड करोगे ये और ये,
तो ए से ए, रो से रो, और एल से एल, तो आर डैश बाई आर कितना आया 16/1, यानी कि नई रेजिस्टेंस कितनी आई, नई रेजिस्टेंस कितनी आई, नई रेजिस्टेंस आई 16 टाइम्स ऑफ आर। तो रेजिस्टेंस कितनी बढ़ी, 16 टाइम्स बढ़ गई पहले से। समझ में आया? पता भी होगा आपको, या लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमने बात भी करी थी कि लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। पक्का? ठीक है जी, ठीक है जी। अगला टॉपिक आएगा टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, कैसे करती है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना सर? पक्का बढ़ेगी, हमेशा ऐसा नहीं होता, समझो। देखो दो एग्जांपल्स लो, एक लो टेम्परेचर मेटल्स का, एक लो सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर समझो, हर बार ज़रूरी नहीं है कि बढ़े। ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर केल्विन में रखा गया है। टेम्परेचर में क्या होता है, डायरेक्टली चलती है, यहीं से शुरू होती है और जाएगी। और इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे चलता है। क्या हो रहा है देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी कम हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही। उल्टा होता है दोनों में ना, सेमीकंडक्टर और मेटल में। याद रखना जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला भी डिफाइंड है कि कैसे निकालोगे, कितना फ़र्क पड़ता है। एक फार्मूला गिवन है, उसको बोलते हैं ये, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। अच्छा, ये है क्या, ये है क्या? रो है रेजिस्टिविटी निकालनी है जिस टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी टू बी फाउंड, जो रेजिस्टिविटी निकालनी है। रो नोट क्या है, रो नोट क्या है? रेजिस्टिविटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर टी नोट। टी नोट एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री या 273 डिग्री की बात कर रहे हैं। ये 273 स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया गया है। टेम्परेचर वो है जिस पे टेम्परेचर पे निकालने की बात करें। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू वैसे तो गिवन होती है अल्फ़ा की हमें। अगर ना गिवन हो अल्फ़ा, तो इसको बोलते हैं रो माइनस रो नोट अपॉन टी माइनस टी नोट इंटू रो। सही है, रो कह रहा हूँ, रो नोट आएगा। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकता हूँ, चेंज इन ये डिवाइडेड बाय रो नोट चेंज इन टेम्परेचर। लो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम। पक्का? तो ये फॉर्मूला लगेगा और आप इसको सॉल्व कर दोगे। कैसे सॉल्व करोगे, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। ठीक है जी, ले एग्जांपल, एक क्वेश्चन करते हैं कैसे ये फॉर्मूला लगेगा। नोट कर लिया होगा ना, नहीं किया तो कर लेना, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको लिखा रहने दो, अल्फ़ा की वैल्यू की ज़रूरत कोई नहीं है, रहने दो। जैसे एक न्यूमेरिकल आ जाता है यार, बड़े बेसिक से न्यूमेरिकल आते हैं। इस पर कैसे करेंगे देखो जरा। देखो क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है, नोट कर देता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन कहते हैं जी, मैं ऐसे मोटी मोटी सी बात लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा। बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस प्लेटिनम वायर का जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में है, उसके आइस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस, एक प्लेटिनम वायर, थर्मोमीटर में प्लेटिनम वायर लगी हुई है, उसमें जो उसका आइस पॉइंट आएगा उस पर रेजिस्टेंस इतनी शो करता है। पक्का? और स्टीम पॉइंट पर रेजिस्टेंस होती है इतनी, स्टीम पॉइंट पर रेजिस्टेंस है 5.23 ओम, ये है 5 ओम। ठीक है, अगला है कि जब व्हेन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ में थर्मोमीटर डाल दिया गया। ठीक है जी, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस गिवन है तब 5.795 ओम। टेम्परेचर ऑफ द बाथ निकाल लो, टेम्परेचर ऑफ द बाथ निकाल लो। ओके, करो।
ठीक है जी, हो गया। अच्छा देखो क्या क्या गिवन है, आइस पॉइंट पे गिवन है। आइस पॉइंट कितना होता है यार, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मैं लिखता हूँ कि 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम, समझो इसको। और स्टीम पॉइंट गिवन है कितना, यानी कि मैं बोलता हूँ ये स्टीम पॉइंट कितना होता है, स्टीम पॉइंट जिसमें वेपर बन जाता है, यानी कि कितना कितना टेम्परेचर होगा। स्टीम पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, जिस पे वेपर बनता है, यानी कि अगर ये 0 डिग्री पे बात कर रहा है आइस पॉइंट, तो ये 100 डिग्री पे बात कर रहा होगा, समझ रहे हो ना स्टीम पॉइंट। तो 100 डिग्री का मतलब मैं इसको R100 लिख सकता, ऐसे ही समझाने के लिए 5.23 ओम। पक्का। फॉर्मूला क्या कहता था, फॉर्मूला कहता था, क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला है ये देखो, रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नोट। सही है, ठीक है जी। अच्छा अब ये टेम्परेचर टी नोट होता था स्टैंडर्ड कितने पे, 0 डिग्री वाले पे। 0 डिग्री वाले पे मैं यहाँ पर टी इसको 0 रख दूंगा। रो नोट की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा पता नहीं हमें, रो की वैल्यू, रो नोट की वैल्यू कुछ नहीं पता, कुछ भी गिवन नहीं है, या कुछ गिवन है, नहीं गिवन। पक्का। तो मैं क्या करता हूँ देखो, इस फॉर्मूला से एक और फार्मूला बना सकता हूँ मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूला में रेजिस्टेंस रखता हूँ, तो ये फॉर्मूला ऐसा ही बनेगा, आर नोट आर प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नोट। ये फॉर्मूला भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, रो नहीं गिवन तो आर रख दो, तो आर तो गिवन है, आर नोट वाला तो ये रहा, आर ये रहा, कितना है 5.23 इज इक्वल टू आर नोट, यानी कि 0 डिग्री वाला रखना होता है ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, कितना होगा 5, 1 प्लस अल्फ़ा नहीं पता, टी कितना है 100 और ये कितना है 0। सही है, एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है जी, इसको एक क्वेश्चन बनाओ। दूसरा लो, एक और टेम्परेचर गिवन है ये, इसको भी एक इक्वेशन बनाओगे, आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नोट। अब इसके लिए टेम्परेचर ले लो टी, इसकी रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे रखो 5.795, आर नोट गिवन है यही वाला 5 ओम, 1 प्लस अल्फ़ा, और टी क्या हो जाएगा अभी टी क्या हो जाएगा, जो निकालना मेरे को टेम्परेचर। सही है ना, जो मेरे को टेम्परेचर निकालना है, और टी नोट यानी कि टेम्परेचर ऑफ द बाथ, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि है 0। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, और टी की वैल्यू निकल आएगी, ये वाली टी की वैल्यू निकल आएगी। पक्का। कितनी आएगी मैं नहीं निकाल रहा, 345.66 डिग्री सेल्सियस या केल्विन सेल्सियस। ठीक, पक्का। कुछ भी आए एक ही यूनिट रखना, जो भी रखोगे। समझ में आया होगा, पता लगा होगा क्या हो रहा है। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा वीडियो देखे समझ में आएगा। देखो अगर तो रेजिस्टिविटी गिवन थी तो ये वाला फॉर्मूला रखो, रेजिस्टेंस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला रखो। ये नोट वाला वो है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री पे हो, ये भी 0 पे हो। सही है, ये गिवन था देखो 0 पे टेम्परेचर निकालने वाला, 2 इक्वेशन बनाई, सॉल्व कर दिया। रेजिस्टेंस गिवन थी, रेजिस्टिविटी नहीं थी तो हमने रेजिस्टिविटी रख दी, सॉरी रेजिस्टेंस रख दी। फॉर्मूला किया, अल्फ़ा गिवन नहीं था, अल्फ़ा कट ही जाएगा इसमें से, होता तो अल्फ़ा भी रख देते। देखो अगर अल्फ़ा होता तो इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखता, दोनों इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर ये रखता अल्फ़ा रखता, वैल्यू आ जाती, सीधी टी आ जाती। अभी तो अल्फ़ा नहीं था ना, तो 2 इक्वेशन बनाई, तो इसने 2 ये भी दिए, नहीं ये भी ना देता। क्लियर है, समझ में आया? पक्का। ठीक है जी, चलें आगे। पक्का ना? ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल तो निकालना आता ना यार, 10वीं में पढ़ा है, उसकी बात तो ना करें, नहीं करे ना, चले ना सीधा आगे। पक्का। देखो फॉर्मूला फिर भी लिख देता हूँ, कहीं बच्चे भूल गए होंगे, बड़ी बेसिक सी बातें हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हो, क्वेश्चन आ जाता है यार 1-2 नंबर में। सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, सीरीज में लगी हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn। अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, 1/R1 प्लस 1/R2 टिल 1/Rn। ये तो है पैरेलल का और ये है सीरीज का, याद है ना? पक्का। अगर क्वेश्चन आ जाए तो निकाल लोगे ना यार, करंट वोल्टेज निकालने को, वो कुछ भी बोले, रेजिस्टेंस दे दे सीरीज पैरेलल में, बस ध्यान रखना कि तुम्हें पता चल जाए कि सीरीज में है या पैरेलल में है। पक्का ना? चलें आगे। ठीक है, अगला टॉपिक है सर क्या, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, कलर
कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। दो ये टॉपिक इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में या क्लास 12th के टॉपिक से कट चुका है, बट ये इंपॉर्टेंट है आईआईटी नीट जेई में, तो इसके क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक कट भी गया तो भी पढ़ लेना यार, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इसको समझो ध्यान से कैसे होता है ये। कलर कोडिंग में कैसे होता है, देखो होता क्या था, पहले कार्बन एलॉयज वो यूज़ होते थे रजिस्टर छोटे छोटे, ठीक है, एलॉयज के रजिस्टर ये वो, बट उनकी क्या दिक्कत थी, जो रजिस्टर बनते थे वो बड़े ज़्यादा बड़े थे, लार्ज इन साइज़ थे, और रेजिस्टेंस बहुत कम होती थी, रेजिस्टेंस बहुत कम होती थी। फिर हमने कार्बन रजिस्टर्स बनाए, मतलब ये कलर कोडिंग का मतलब क्या बताऊँ, हमने कार्बन रजिस्टर्स बनाए, बट इसकी दिक्कत क्या हुई कि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस देंगे, इनकी रेजिस्टेंस होगी हाई, बट इनका साइज़ है स्मॉल। अब ये इतने छोटे से हैं कि इनके ऊपर इनकी रेजिस्टेंस लिखना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मतलब पढ़ा ही नहीं जाएगा कि रेजिस्टेंस कितनी लिखी हुई है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी कलर कोडिंग कर दी। देखो कैसा होता है कि एक रेजिस्टेंस होता है ऐसा, एक रजिस्टर होगा ऐसा बना हुआ, उसके ऊपर चार ऐसे बने होंगे, ऐसे चार अलग अलग कलर्स के चार उसके ऊपर बैंड बने होते हैं। एक रजिस्टर 1 2 3 और 4, जैसे ये S1 S2 S3 और S4, चार कलर के बैंड बने होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। ये कलर का टेबल तुम्हें साइड में मैं दिखा रहा हूँ, इस टेबल को नोट कर लें, ठीक है। इसमें से देखकर ये बैंड बनता है, ये कलर है, इसमें से देखकर आप ये कलर लगा दोगे, कैसे यूज़ होगा आपको एक चार्ट दिख रहा होगा कलर्स के लिए। तो ये चार कलर्स अलग अलग होंगे, उन कैसे कैसे डिफाइन करता है वो लिख रखा है उसमें, ठीक है। ओके ओके चले, तो ये चार कोडिंग कलर किस लिए होते हैं, कलर कोडिंग चार कलर्स के होते हैं, चार बैंड होंगे, 4 कलर बैंड अलग अलग कलर के होंगे। अलग अलग कलर क्या डिनोट करेगा उसकी बात करेंगे। S1 जो होगा, जो S1 और S2 होगा, ये नंबर्स बताएगा, किसकी रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस ही बताएंगे, ये नंबर्स बताएगा। ये जैसे मान लो S1 में 1 लिखा हुआ, जैसे ये कलर है कोई, मान लो ये कलर ब्लू है ये, और ये रेड हुआ, तो रेड में से नंबर देखोगे, ब्लू और रेड में से टेबल दिख रहा होगा, तो ब्लू के सामने क्या नंबर आ रहा है S1 और S2 में, मान लो S1 में कुछ आ रहा है, S2 में कुछ आ रहा है ना, वो नंबर रखोगे, वो यहाँ रख दोगे, ठीक। S2 और S3 में, S3 क्या बताएगा, S3 बताएगा जी मल्टीप्लायर, S3 बताएगा मल्टीप्लायर। देखो वो चार्ट दिख रहा होगा, उसमें S3 में सिर्फ मल्टीप्लाई लिख रखा है, 10⁻1 10⁻2, जो भी कलर होगा S3 का, वहाँ से उस कलर का मल्टीप्लायर उठाओगे और यहाँ पर रख दोगे, ठीक। और S4 बताएगा टॉलरेंस, S4 बताएगा टॉलरेंस। देखो टॉलरेंस सबकी नहीं है, कुछ सिर्फ कुछ की टॉलरेंस है, तो ये वाला कोडिंग सिर्फ कुछ गिने चुने कलर, 2-3 कलर है उसी का टॉलरेंस होगा ये वाला, अगर नहीं होगा इसका मतलब टॉलरेंस नहीं है। यानी कि टॉलरेंस समझते हो ना कि रेजिस्टेंस इतनी प्लस माइनस हो सकती है, अगर मैंने उसकी रेजिस्टेंस 4 है, अगर उसकी रेजिस्टेंस 4 है तो प्लस माइनस 1 ओम हो सकती है, ये टॉलरेंस है, सही है। एक एग्जांपल करके देखें, समझ में आए, जैसे एग्जांपल करते हैं, ये नोट कर लिया ना, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, करो। जैसे देखो मैं बोलता हूँ कि जो S1 है, इसी को देता हूँ, S1 है ब्लू कलर की, S2 है ग्रीन कलर की, S3 है येलो कलर की, और S4 है सिल्वर कलर की, सही है। ब्लू यहाँ लिख देते हैं, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और सिल्वर है, S1 S2 S3 S4। अब देखो उधर से चार्ट बन रखा है, उसमें से देखो कि S1 क्या दिखा रहा है ना, स्क्रीन पे चार्ट आ रहा होगा ना, तो देखो S1 क्या नंबर दिखा रहा है, S1 नंबर दिखाएगा 6, और S2 दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है 4। देखो चार्ट को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में बना लो, 4। और येलो S3 दिखाता है मल्टीप्लायर, तो ये दिखा रहा है 10⁻4, येलो कितना मल्टीप्लायर दिखा रहा है, 10⁻4 नहीं 5 दिखा रहा होगा, 10⁻5, सही है। और सिल्वर दिखाता है क्या, टॉलरेंस, गोल्डन सिल्वर नीचे होगा, नो कलर है ना, तो ये टॉलरेंस दिखाएगा प्लस माइनस कितने % दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सिल्वर की होगी 10%, और ये परसेंटेज में ही लिखनी है, तो ये इसकी रेजिस्टेंस हुई। कभी कभी इसका ऐसी ऑप्शन नहीं, तो मैं ऐसे देगा इसका 10% निकाल लो, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 64
प्लस माइनस 6.4 इंटू 10⁵ ओम। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। परसेंटेज लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, नहीं इसका 10% निकालना, प्लस माइनस करना, इतना ओम। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी कलर होगा कर लेना यार, आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में से टॉपिक शायद कट चुका है, बट नीट जेईई में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है यार। नहीं भी आए पेपर में पूछ लेंगे, कलर कोडिंग 1 नंबर के MCQ आते हैं, क्या दिक्कत है, कर लो, मुश्किल थोड़ी है। या तो मुश्किल हो तो छोड़ो, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। कलर याद रखने, देखो कलर नहीं गिवन होंगे, कलर तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है। सही है, पक्का, ठीक है जी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, आज के लिए इतना ही। अगली बार लेकर आएंगे EMF क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इन सारे कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, एंजॉय करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, बाय बाय।